everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. I'm Nupur, your legal guide, mentor and coach. So a lot of students have been asking, there are some similar chapters in your 12th legal studies also and for your CLAT also. So starting this series, tort no fault liability. तो हमें हमेशा पता है कि हम सिर्फ उन चीज़ों के लिए लायबल होंगे जो काम हमने किए हैं, बट समटाइम्स यू विल ऑल्सो बी लायबल इन टॉर्ट्स अगर वो काम आपने नहीं किया है तो 3 फॉर्म में आती है ये, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड वाइकेरियस लायबिलिटी. सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी. To start with, what is low-fi liability? So a person is held liable for fault which he did no intent to do, or he was not negligent on his part in causing the harm, or even if he took reasonable care to avoid or causing the harm. So ये हमने क्यों liability बनाई है? Because sometimes you have to be extra careful because you have some things that are not like normal things. तो आपको उसके लिए liable ठहराया जाएगा. Hence this is called as no fault liability. ये torts में आता है. Torts में intention जरूरी नहीं होता है. As like crime. क्राइम में आप सबको पता है कि पनिशमेंट मिलता है, टॉर्ट में हमें कंपनसेशन मिलता है. फाइन गवर्नमेंट को जाता है, कंपनसेशन सामने वाली पार्टी को जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट strict liability. So strict liability is a case that have come from Rylance versus Fletcher. It is sometimes also called as Rylance versus Fletcher case. इसका क्या मतलब होता है? एक जने ने अपने घर पे, अपने लैंड पे एक डैम बनाया, राइट? वाटर रिजर्वॉयर और डैम, 2 थिंग्स आर यूज जब भी आपको ये पढ़ाया जाएगा. एंड दैट एक्सप्लोडेड. पास वाले इंसान के वहां पे माइन और वो थी, कोल की माइंस थी. सारा पानी बह के उसकी कोल के माइंस में चला गया. अब कोल कोई काम का नहीं है तो उसने उसको स्यू किया. सो इट वाज हेल्ड कि इफ यू हैव, सो टेक केयर. यहाँ पे 3 एसेंशियल्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए. द फर्स्ट एसेंशियल इज नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, राइट? सो आपका उसमें कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि इफ यू हैव, राइट, इफ यू हैव व्हाट, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, सिंपली आपने कोई ऐसा सामान लिया है जो कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है. नॉन नेचुरल यूज. अब नेचुरल यूजेस क्या होते हैं? जैसे वेल बहुत सारे लोगों के घर में होता है, या फिर छोटा सा एक पॉन्ड सब लोगों के घर में हो सकता है, विच इज नेचुरल यूज ऑफ लैंड, लाइक ग्रोइंग प्लांट्स. बट कैन नॉर्मल पीपल गो पॉइजनस प्लांट की कोई भी नेचुरली इसको करता है क्या? पीपल कीपिंग फेरोशियस एनिमल्स, तो इसमें ध्यान रख सकते हैं हम वो सारी चीज़ें दैट इज अवे फ्रॉम द नेचुरल, राइट? इसमें फेरोशियस एनिमल्स आ जाएंगे, इसमें पॉइजनस ट्री आ जाएगा, obnoxious गैसेस आ जाएंगी, केमिकल्स आ जाएंगे. नॉर्मल लोग ये घर पे नहीं रखते हैं, वो सारा सामान नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में आएगा, राइट? एंड इट मस्ट बी पोजेस्ड इनहेंस थ्रेट टू अनदर्स. अब कोर्ट ने जब ये डिसीजन लिया तो सामने वाली पार्टी ने ये बोला कि पानी कब से नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो गया? तो कोर्ट स्टेटेड दैट द अमाउंट ऑफ वाटर, जब इतना सारा पानी एक साथ में इकट्ठा हुआ है, दैट इज डेंजरस, right? When the amount, like you won't be scared of a bucket of water, but if you see a river or a stream और बहुत सारा पानी है, would you attempt to directly jump into it? No, right? So that is non-natural use of land because you have large quantities of water with you. Then is hazardous thing, right? फिर आते हैं second point पे, non-natural use of land, and second it should be hazardous, like all of these things. ये तीनों एसेंशियल साथ में फुलफिल होने चाहिए, वरना स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी. सो इट शुड बी हजार्डस थिंग विच कॉजेज हार्म, लाइक इसमें मैंने एग्जांपल्स दे भी रखे हैं. डेंजरस थिंग कैन बी रेंजिंग फ्रॉम गैस, इलेक्ट्रिसिटी, नॉक्शियस फ्यूम्स एंड रस्टी वायर्स. रस्टी वायर्स भी वो सारी चीज़ें जो कि डेंजरस हो सकती है, बट आपने ध्यान नहीं दिया. जैसे आपका रेलिंग था एंड इट वाज रस्टी, यू वर सपोज टू टेक केयर ऑफ इट, बट किसी को परेशान नहीं कर रहा था. एक दिन बहुत तेज हवा चली, वो रेलिंग पड़ोसी के वहां जाकर गिरी एंड द डॉग गॉट हर्ट, राइट? तो उसके लिए आप लायबल होंगे. दैट कम्स टू द थर्ड एसेंशियल, दैट इज मस्ट एस्केप. एस्केप होना बहुत जरूरी है. फर्स्ट इज नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, फिर आता है आपका डेंजरस थिंग, थर्ड आता है non-natural, dangerous thing, escape,
राइट ये तीनों होना जरूरी है। ऊपर वाले 2 पॉइंट्स हो गए और एस्केप नहीं हुआ, देन आई वोंट बी हेल्ड लायबल। इसमें ये होना बहुत ज़रूरी है, एस्केप होना बहुत ज़रूरी है। सेम राइलेंस वर्सेस फ्लेचर में पानी उसके लैंड तक रहता तब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं रहती, बिकॉज इट एस्केप्ड एंड कॉज डैमेज, इसलिए वो लायबल होगा। पॉइजनस ट्रीज थी, बेरीज थी, हवा आई किसी और की प्लॉट में गिर गई, राइट। एस्केप होना बहुत ज़रूरी है। फेरोशियस एनिमल था, आपने दरवाज़ा ढंग से नहीं लगाया, दरवाज़ा खुल गया, वो बाहर जाकर किसी को काट लिया, आप अंदर जाएं तो वो एस्केप नहीं होगा। यू एंटर्ड द लैंड, दैट थिंग डड नॉट एस्केप, राइट। नाउ द वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमारे पास में 5 एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं। क्या क्या है ये? प्लेंटिफ की खुद की गलती थी, मतलब जो केस कर रहा है उसने खुद ने गलती करी है। जैसे आपने रेजर्वॉयर बनाया भी आपने ही था, बट यू मेड इट ऑफ चीप क्वालिटी, तो वो फट गया, तो वो आपकी खुद की गलती है। नाउ यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट इट। सेकेंड इज कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, मतलब आपने रिजर्वॉयर बनाया कि कभी भी ड्रॉट हो जाता है तो आप भी काम लेंगे, मैं भी काम लूंगी, इट इज योर कंसर्न। आपने पूछा कि आपके यहाँ पे माइन शाफ्ट, आपने नहीं भी पूछा, बट ही अग्रीड टू द डेंजर, तो उसके लिए वो कंसेंट है। फिर आता है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, रिजर्वॉयर किसी और ने बनाया था, चीप क्वालिटी का था, आपकी तरफ से कोई भी गड़बड़ नहीं थी, एंड देन इट बर्स्ट। या फिर रिजर्वॉयर के आके किसी ने वॉल्व्स खोल दिए, तो उसके लिए हम लायबल नहीं होंगे। कोई थर्ड पार्टी ने डोर खोल दिया, उसकी वजह से फेरोशियस एनिमल बाहर निकल गया, सो इट इज व्हाट? एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। फिर आते हैं एक्ट ऑफ गॉड, जैसे द वर्ड्स यूज विल बी नॉट इन ह्यूमन हिस्ट्री, राइट, नॉट इन ह्यूमन हिस्ट्री, नॉट इन मैनकाइंड। 100 सालों में ऐसी पहली बार बारिश हुई थी, इतना तो कभी बारिश ही नहीं हुई। इससे हमें पता चलेगा ये एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड में हमेशा वो भी चीजें ध्यान रख सकते हैं जिन्हें कि हम नेचुरल डिजास्टर्स भी बोलते हैं, राइट। नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन व्हाट? एक्ट ऑफ गॉड। हमेशा ध्यान रखना, नेचुरल डिजास्टर्स, बहुत तेज अर्थक्वेक आया, बट इफ द एरिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक यू शुड हैव इनफ मेजर्स फॉर दैट, बट अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो आपकी गलती है, राइट। ये हमेशा कुछ वर्ड्स जो मैंने बोले हैं वो ध्यान रखने हैं, वो एक्ट ऑफ गॉड हो गया। इसे विस मेजर भी बोला जाता है। ये क्लास 2020 में क्वेश्चन भी आया है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब होता है सरकार के द्वारा किया गया काम, बट वो काम जो कि सिर्फ सरकार कर सकती है, कोई और प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। सो हियर्स अ ट्रिक, ऑलवेज स्टूडेंट्स ट्राई टू गेट कंफ्यूज, या वो हमेशा कंफ्यूज हो ही जाते हैं कि स्टैट्यूटरी है या नहीं है। हमेशा ध्यान रखना वो सारे काम जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते हैं, जैसे ट्रेन नहीं चला सकते हैं, दैट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। फ्रंट फुट पे जाकर लड़ाई नहीं कर सकते हैं, या फिर बॉर्डर्स पे खड़े नहीं हो सकते हैं, दैट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। वो सारे काम जो सिर्फ सरकार कर सकती है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में आएगा, राइट। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, 3 essentials, Lyons versus Fletcher case, 5 exceptions available, this is strict liability। फिर आते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे। एज द वर्ड इज सजेस्टिंग एब्सोल्यूट, मतलब स्ट्रिक्ट में तो ये था कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, बट एब्सोल्यूट में देयर इज एब्सोल्यूटली लायबिलिटी, मतलब आप हमेशा लायबल होंगे। आपने ध्यान रखा, नहीं रखा, किसी और की वजह से हुआ, किसी और की वजह से नहीं हुआ, नो एक्सेप्शंस आर अवेलेबल। ये केस कब निकला था? दिस केस इज फेमसली नोन एज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी। क्या हुआ था? दी यूनियन कार्बाइड वाला, देयर इज ऑल्सो अ सीरीज रनिंग, द रेलवे मैन, सबको पता होगा ये तो यूनियन कार्बाइड में गैस लीक हुआ था विच वॉज हाईली लीथल। वो गैस लीक हुआ, बहुत सारे लोग मर गए। सो द कंपनी सेड दैट बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो अपने आप तो काम कर नहीं सकती है, सम पीपल आर वर्किंग फॉर इट, तो उसके एम्प्लॉयज़ की गलती हुई है, तो जो काम एम्प्लॉयज़ ने किया है उसके लिए कंपनी वाइकेरियसली लायबल नहीं होगी, और एम्प्लॉय की गलती की वजह से विच इज टोटली एम्प्लॉयज फॉल्ट, तो हम कंपनसेशन भी नहीं देंगे। सो दिस इज व्हाट अ प्रिंसिपल रजिस्टर्ड इन व्हाट? एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो गवर्नमेंट ने ये बोला अगर आपके पास में अल्ट्रा हजार्डस थिंग है एंड दैट कॉजेस एस्केप, यू वुड बी एब्सोल्यूटली लायबल। कोई डिफेंस नहीं है, आपको लायबिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, राइट। नाउ इट इज एन इनहेरेंटली डेंजरस, राइट, क्या लिखा हुआ है इसमें? इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी है ये।
Permitted in the is assumed that such consent is contingent on the firm taking the consideration, cost of accident, सब कुछ आपको ही पे करना पड़ेगा. The enterprise has the resources to bring in the potential dangers and guard against them. Even though आपका क्या काम था, आपको सब कुछ पता है कि इतना dangerous है, आपको ध्यान रखना चाहिए. Utmost care होनी चाहिए, utmost care नहीं है and it causes escape, you are supposed to be liable for the same. Now always remember कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या टॉर्ट्स आर नॉट कोडिफाइड लॉ. कोडिफाइड लॉ क्या होता है कि पार्लियामेंट में वो बिल बनता है, पास होता है, प्रेसिडेंट असेट लगता है, गजेट में प्रिंट होता है, दैट इज कोडिफाइड लॉ. यूके का मोस्ट ऑफ द लॉज आर अनकोडिफाइड. हमारे यहाँ पे बाकी सारे लॉज कोडिफाइड है, बट टॉर्ट लॉ अनकोडिफाइड लॉ है, तो वो प्रेसिडेंस के थ्रू वर्क करेगा. तो कभी कभी प्रेसिडेंस के थ्रू भी आपसे पूछा जा सकता है. सो फॉर योर 12th, please remember the certain cases. For your CLAT exam, it could be okay. आपको याद है, आपको याद नहीं भी है. So that is it for today's class. If you have any doubts or should I make a video on vicarious liability also, comment down below. Thank you.